हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 5 का सेक्शन सी। सेक्शन सी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग का सपोर्ट की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और आपके जितने भी दोस्त है ना सबको ये वीडियो भेज दो, जिसकी वजह से आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग अपने 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और आपके हर एक डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा इस बैच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 5 का सेक्शन सी। तो जो आपका सेक्शन सी होता है वो आप लोग का बेसिकली होता है, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सेक्शन में आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, तो ऑप्शन में भी कुछ क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है 31, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राफ एंड स्टेट इट यूजेस। तो देखो, ग्राफ का मतलब बताना है और उसके यूजेस बताने हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने पॉइंट्स बताऊंगा ना, अगर एग्जाम में आप इतने ही पॉइंट्स लिखोगे तो पूरे 2 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। और मैं ज्यादा फालतू की चीजें नहीं देता, प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे हमारी ही चैनल है जो आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो देखो, पहला पॉइंट है ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जर्वेबल डेटा का जो हम लोग पिक्चर के फॉर्म में बताते हैं। और ग्राफ का यूज क्या क्या है, तो पहला हम लोग इसका यूज करते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई भी डिफिकल्ट प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, उसको इजीली समझने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है। फॉर नोइंग द ट्रेंड ऑफ चेंज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी के डिफरेंट फील्ड्स है उसमें जो ट्रेंड्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो भी हम लोग यहां पे जान सकते हैं। थर्ड है फॉर मेकिंग इजियर एंड क्लियरर द स्टडी ऑफ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, उसको बहुत ज्यादा इजी और क्लियर बना देता है जो ग्राफ है वो। और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ ज्यादातर यूज कौन करता है, तो रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट जो है वो ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 32, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी फेस्ड व्हाइल यूजिंग डेटा सीरीज। तो डेटा सीरीज को यूज करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है, तो पहला है डेटा सीडी और सॉफ्टवेयर, ये दोनों ना काफी सारा डेटा कंटेंट करते हैं, मतलब ह्यूज डेटा जो है वो इसमें रहता है, तो ये थोड़ा इसको यूज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इसमें काफी सारी शीट्स होती है एक सीडी के अंदर, और किसी को नॉलेज होना चाहिए कि वो रिलेवेंट डेटा शीट को कैसे हम लोग सर्च करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी शीट है, तो नॉलेज होना चाहिए कैसे हम लोग इसको यूज करें। सो बहुत हार्ड होता है इसका यूज करना। हम डेटा सीडी को प्रॉपर तरीके से अगर इसके बारे में पता ना हो तो यूज नहीं कर सकते। क्लियर। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन ना आप अपने हिसाब से खुद बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट मैंने दिए और 2 पॉइंट सफिशिएंट है इस आंसर के लिए, बिकॉज आपकी ही बुक में जो डेटा सीडी का जो कंसेप्ट है ना वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही कंसेप्ट देके रखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 33, राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। यहां पे कैपिटल नहीं आएगा, पर कैपिटा आएगा, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम की 2 लिमिटेशंस बतानी एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके 2 हेड पॉइंट्स है, एक है ओनली एस्टिमेट और दूसरा है डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब इसके अंदर क्या दिया है ना वो आप लोग समझ लोगे तो एग्जाम में खुद बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला देके रखा है ओनली एस्टिमेट। तो जो नेशनल इनकम है इकोनॉमी की वो कैलकुलेट की जाती है हर साल, ऑलमोस्ट हर साल हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो नेशनल इनकम का डेटा तो हमारा करेक्ट होता है। पर ये चीज है कि जो पॉपुलेशन है ना कंट्री की वो हर साल कैलकुलेट नहीं होती है। जो सेंसस होता है वो हर 10 साल में एक बार होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 2001 का हमारे पास डेटा है, 2011 का है, 2021 का है, ठीक है। ये सारे डेटा अलग अलग हर 10 साल के अंदर हम लोग पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, और नेशनल इनकम को तो हर साल काउंट किया जाता है। तो जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज सही नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा पर कैपिटा इनकम का फुल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय, या ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब सोचो नेशनल इनकम तो हर साल एवरी ईयर निकालते हैं, ठीक है।
तो एवरी ईयर मतलब अगर मान लो मेरे को इस साल का 2025 या 26 का ढूंढना है, मान लो 2025 का ढूंढना है, तो इस साल का मेरे को नेशनल इनकम मिल जाएगा। बट मैं जब डिवाइड करूंगा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कौन से ईयर की लेनी पड़ेगी, 2021 की, क्योंकि हर 10 साल में ही होता है। 2025 की पॉपुलेशन मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि वो अब नेक्स्ट कब होगा, 2031 में होगा, 2031 के अंदर। सो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो डेटा आएगा ना, वो सिर्फ एक एस्टिमेट होगा, ठीक है, ये एकदम परफेक्ट डेटा नहीं होगा, ठीक है, ओनली एस्टिमेट। तो हम इसके बेसिस पे कोई भी कंट्री के अंदर बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते। क्लियर। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब देखो आपको पता ही है कि नेशनल इनकम को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, जैसे कि डबल काउंटिंग हो गया, डेप्रिसिएशन, इलीगल इनकम, ठीक है, या स्मगलिंग, ये काफी सारी सी दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम में हमको एक्यूरेट डेटा पता नहीं चलता। सोचो अगर हमको नेशनल इनकम ही एक्यूरेट नहीं पता है, तो ये जो पर कैपिटा इनकम निकलेगा वो भी एक्यूरेट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये तो खाली एस्टिमेट होता है। नेशनल इनकम में हर एक चीज कंसीडर मतलब करते तो है, बट जरूरी नहीं है कि सबकी सब चीज इन्वॉल्व हो। सो इट इज डिफिकल्ट टू नो द रियल सिचुएशन, और रियल सिचुएशन जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर। तो 2 पॉइंट्स याद रखना, पहला है ओनली एस्टिमेट और दूसरा है डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। डन। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नंबर 34, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मीनिंग है ना, एग्जाम में आपको ये 2 मीनिंग लिखना है, एक आप जीएम मेयर की लिख लेना डेफिनेशन, और दूसरी माइकल टोडारो की। ये तो सबको याद होगी, क्योंकि ये कभी ना कभी आपने लर्न भी की होगी और अपने स्कूल या ट्यूशन में एग्जाम भी दिया होगा, ठीक है, ये डेफिनेशन को याद करके। तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ये एक माइकल टोडारो ने कहा हुआ है, ठीक है। अब बात करें ये वाली डेफिनेशन जो काफी बड़ी है, पर मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, इसको याद कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये दी किसने, जीएम मेयर ने दी है। अब ट्रिक ये है कि इस पूरी डेफिनेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट यहां से शुरू होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर पॉवर्टी लाइन तक। दूसरा पार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के इनइक्वालिटीज तक। तीसरा पार्ट देयर से लेकर के टाइम तक, ठीक है। इस तरह से 3 पार्ट में इस पूरी डेफिनेशन को डिवाइड कर लेते हैं, अब समझते हैं। तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जब भी जो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब कोई भी पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अब वो बढ़ेगी नहीं। मतलब गरीबी रेखा में जितने भी लोग आते हैं ना, वो अब बढ़ेंगे नहीं, लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे, पर उसमें बढ़ेंगे नहीं। क्लियर। दूसरा पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटीज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, तो कंट्री के अंदर ना जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की, फॉर एग्जांपल देखो तो किसी की इनकम 1 लाख है, किसी की 90,000 है, किसी की 1,10,000 है, तो ये ना इक्वल हुई, ऑलमोस्ट इक्वल है। बट अगर मैं बात करूं कि कोई महीने का 10,000 कमाता है, तो कोई महीने का 1 करोड़ कमा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी होना, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा कम कमा रहा है और कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो इनइक्वालिटीज ज्यादा है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उसकी इनइक्वालिटीज अब कम हो जाएगी और ज्यादातर लोगों की इनकम सेम होना स्टार्ट हो जाएगी जब कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तब, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो एक कंटिन्यूअस राइज देखने को मिलता है रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर। मतलब कंट्री की जो पर पर्सन की इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो बढ़ती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। तो इस डेफिनेशन के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है ना, वो बढ़ना कम हो जाएंगे, यानी कि अब उसमें पॉवर्टी लाइन में लोग धीमे धीमे कम होते जाएंगे, गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। दूसरा पॉइंट अपने ने क्या पढ़ा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कंट्री में, जो पहले इनइक्वालिटीज थी, जो बहुत ज्यादा फर्क हुआ करता था लोगों की इनकम में, वो अब कम हो जाएगा। और तीसरा, जो कंट्री में पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो लॉन्गर पीरियड के लिए कंटिन्यूअस राइज करती जाएगी, ठीक है। उसी प्रोसेस को, उसी हम चेंजेस को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। और ये डेफिनेशन किसने दिया है, जीएम मेयर ने दिया है। बोलो क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 35, स्टेट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इन्फ्लेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ का इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट है। तो देखो 2 मार्क का है ना, तो 4 पॉइंट लिखे जाते हैं और 4 पॉइंट सफिशियंट है, जिससे आपका आधे पेज से ज्यादा 75% पेज भरना चाहिए और आपके 4 पॉइंट होने चाहिए अगर एक लाइन के हैं, और अगर बड़े हैं तो 2 पॉइंट भी सफिशिएंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें तो
इन इंडिया, देखो इंडिया में ना हर साल 2% एनुअल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में, जो कि काफी ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा इंडिविजुअल्स की जो डिमांड है ना वो भी बढ़ेगी। क्या होगा? इंडिविजुअल्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी भी डिमांड होती है, उसकी दूध की या काफी सारी उसकी भी कपड़ों की लेके हर एक चीज की डिमांड बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। ये क्लियर हो गया ना? पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। अब उसमें एक इंपैक्ट क्या होता है? तो जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, पर सामने सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट का मतलब होता है कि इतना सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो क्या होगा? तो होगा इन्फ्लेशन। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई सबको। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सबको ये पेन चाहिए, मेरे पास 10 पेन है और खरीदार 100 लोग हैं, तो क्या होगा? मैं ज्यादा महंगे में बेचूंगा ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो यही होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है। दूसरा है, अगर मान लो पॉपुलेशन कांस्टेंट है, पहले 2 पॉइंट में पढ़ा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, पर यहां पे दूसरी सिचुएशन में ऐसे दिया है कि अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट है और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। परचेजिंग पावर मतलब कि सबकी इनकम बढ़ गई, सप्लाई ऑफ मनी कंट्री में बढ़ गया, मेरे पास पैसा आ गया, आपके पास पैसा आ गया, सबके पास पैसा आ गया। ठीक है, मतलब सबकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। और पता है उससे क्या होता है? प्राइस लेवल बढ़ता है। क्योंकि देखो एक सिंपल चीज समझाता हूं, सबके पास पैसा है, मेरे पास है, आपके पास है, आपके जितने भी दोस्त है सबके पास पैसा है। ठीक है, मान लो मैं दुकानदार हूं, ठीक है, आप मेरे पास आए, मेरे को पता है कि आप सब लोग के पास पैसा है, मैं जो भाव बोलूंगा वो भाव देने को तैयार हो जाओगे, तो मैं क्यों ना कम भाव बोलूं, मैं तो ज्यादा भाव बोलूंगा। तो ज्यादा भाव बोलूंगा तो तुमको ज्यादा पे करना पड़ेगा और तुम रेडी भी हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। ठीक है, ऐसा मान लो कि सारे दुकानदार सोचने लग जाए तो जितने भी गुड्स है सबकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, वो लोग ज्यादा भाव में बेचेंगे, ज्यादा भाव में बेचेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है काफी, तो उसकी वजह से जो प्राइस लेवल है ना वो भी बढ़ जाता है। एंड द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉलोड बाय एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लेवल। और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा मतलब सबके पास पैसा आ गया, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सामने जो प्राइस लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली बात तो यही आ गई कि डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम है, तो होगा क्या? इन्फ्लेशन होगा। बोलो क्लियर है ना? बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया एग्जांपल देके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन देखे नेक्स्ट है नंबर 36, एक्सप्लेन इन शॉर्ट कॉस्ट कॉज इन्फ्लेशन। इसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, जो सप्लाई ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट है ना वो ऐसा बिलीव करता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो उससे भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये पेन बनाता हूं मैं, ठीक है, मेरे फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में ये पेन बन रही है, तो मेरे क्या क्या खर्चे होंगे? मेरे को मान लो फैक्ट्री खुद की नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, फिर मान लो जो रॉ मटेरियल है उसका पैसा देना पड़ेगा, फिर जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ऐसे काफी सारे खर्चे आते हैं जो इसकी कॉस्ट हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो जब भी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स या वर्कर के वेजेस या ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज जब बढ़ती है ना, जब इन सब की प्राइस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को इस पेन को बनाने का कॉस्ट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा? इसकी प्राइस जो है, गुड्स की प्राइस बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं नुकसान में तो बेचूंगा नहीं, मैं प्रॉफिट में ही बेचूंगा। तो इसको बनाने का खर्चा बढ़ा तो मैं क्या करूंगा? इसका भाव भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसी तरह के इन्फ्लेशन जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से होता है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, और दूसरे को अपने सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब इसके दो नाम है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कह लो या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कह लो। क्लियर? बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999, यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं, इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके
बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। ठीक है, अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221। ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX। ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो 37 है, नेम ओनली द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें तो टोटल 7 क्वांटिटेटिव मेजर्स है। ठीक है, पहला बैंक रेट है, दूसरा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको ना CRR अपने कहते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को SLR कहते हैं। फिर इसको OMO कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अगर शॉर्ट फॉर्म आए तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर 7th है स्टेबिलाइजेशन या तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ RBI अकाउंट अगेंस्ट शॉक अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हेड पॉइंट्स आपको याद रखना है जिससे आपको पूरा आंसर अच्छे से आ जाए। और इसमें सिर्फ यही बोला है कि नाम बताने, इसके अंदर का कुछ मत लिखना, नहीं तो टाइम बिगड़ेगा। ठीक है, ये 7 के 7 नाम याद रख लेना। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 38, एक्सप्लेन इन शॉर्ट सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी फंक्शन में 2 ही है, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर कंटेंट लिखा है। एग्जाम में आप इतना लिखोगे ना तो भी 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पहला है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरह की सर्विस देता है, जैसे कि अगर कोई कस्टमर को टैक्स चालान पे करना है तो वो पे कर सकता है, कोई कस्टमर्स को अपना डिपॉजिट वॉल्ट ओपन करना है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, पता होगा आपको डिपॉजिट वॉल्ट मतलब जो लॉकर होता है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक, जहां पे हम लोग हमारी प्रीशियस ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स ये सारी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि बैंक के पास चीज है तो वो सेफ मानी जाएगी। और दूसरा है प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम। अलग टाइम जैसे जैसे बदलता है वैसे अलग अलग फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करती है। मतलब बैंकिंग एक इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, और प्रेजेंट टाइम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है पैसों का, वो एक कस्टमर से दूसरी कस्टमर में आसानी से पॉसिबल हो जाता है विदाउट यूजिंग कैश और चेक। और ये फैसिलिटीज में क्या आ जाता है, NEFT आ जाता है और RTGS आ जाता है। NEFT मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये सारी चीज पॉसिबल है कोर बैंकिंग की वजह से, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ठीक है, जो मतलब पता है ना, सारे बैंक के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक बैंक से पैसा कटा दूसरे में सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कि 2 तरह की फंक्शंस या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहला था एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, दूसरा है प्रोवाइड वेरियस फंक्शंस विथ चेंजिंग टाइम, फैसिलिटीज विथ चेंजिंग टाइम्स। नेक्स्ट है नंबर 39, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इसके भी 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, पॉवर्टी लाइन की क्या लिमिटेशंस है। तो पहला पॉइंट देके रखा हुआ है, जो पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मिनिमम पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो जरूरी होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल दूं तो कोई पर्सन है जो मंथली 2000 रुपीज खर्च करना चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। तो इसको ही बोलते हैं पर कैपिटा मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की कोई भी पर्सन एक महीने के अंदर कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना कंजप्शन के पीछे पैसा खर्च कर रहा है। एंड वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन पॉवर्टी लाइन की ये देखे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरी कंजप्शंस देखे जाते हैं। ठीक है, कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, आप फूड के पीछे कितना खर्चा कर रहे हो। ठीक है, वही देखा जाता है। सो हम ऐसा कहेंगे कि पॉवर्टी एक इकोनॉमिक सिचुएशन है एंड हंगर एक फिजिकल सिचुएशन है। पर पॉवर्टी लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो भूख है उस पर ज्यादा फोकस करती है। आप लोग बुक में देखना कि रूरल एरियाज के अंदर कुछ 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए, अर्बन एरियाज के अंदर 2100 कैलोरीज मिलनी चाहिए पर पर्सन पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो दैट्स व्हाई पॉवर्टी जो है ना, पॉवर्टी लाइन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज को कंसीडर करती है पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई ये इसके लिमिटेशन है, और इसको स्टारवेशन लाइन भी कहा जाता है। स्टारवेशन का मतलब होता है जो भूखमरी होती है उसको स्टारवेशन कहते हैं, तो स्टारवेशन लाइन भी कहते हैं। एंड टू मेक द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन मोर प्रोग्रेसिव, द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ
क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी डिसाइडेड। तो मतलब पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट को और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, वो इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई इसकी जो लिमिटेशन है कि सिर्फ कैलोरीज कंसीडर की जाती है वो हट जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 40, गिव द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट विथ एन एग्जाम्पल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब कोई एक लेबरर होता है वो अपनी कैपेबिलिटीज, फुल्ली कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है या अपनी कैपेबिलिटीज को यूज नहीं कर पा रहा है और कुछ टाइम के लिए वो लेस कैपेबल जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है या डिग्रेडेड जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे एक लेबर है, ठीक है, जो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर लैंड में काम करता है और वो जो काम कर रहा है वो 5 घंटे काम कर रहा है, पर उसकी एफिशिएंसी है कि वो 8 घंटे काम कर सकता है, पर काम कितना मिल रहा है, सिर्फ 5 घंटे। तो इसको क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। और सिमिलरली जब बहुत सारे इंडिविजुअल, उनको जॉब नहीं मिलती उनकी डिग्रीज के हिसाब से और उनको मजबूरी में एक डिग्रेडेड जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना, तो उसको भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कोई पर्सन जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री है, जो गैराज में काम कर रहा है, एक सीए क्लर्क की तरह काम कर रहा है, तो ये सारे एग्जांपल किसके हुए, अंडर एम्प्लॉयड के हुए। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो एक्सप्लेन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विथ एन एग्जांपल। देखो यहाँ पे मैंने बढ़िया फोटो भी लगा के रखी है जिससे आपको ये पूरा एग्जांपल समझ में आ जाए, ठीक है। तो व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस बिकॉज ऑफ, देखो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है पता है, डे बाय डे कोई ना कोई डिमांड में, प्रोडक्शन में चेंजेस आते रहते हैं, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदलता है और मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आती है, नए गुड्स आते हैं और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इसी अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, देखो एग्जांपल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का दिया और वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन डिमांड और टेक्नोलॉजी। डिमांड और टेक्नोलॉजी बदलने से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज मार्केट में नए गुड्स आ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पहले ना ऐसे आपको पता होगा बटन वाले फोन आते थे, ये देखो सारे रखे हुए हैं ना, बटन वाले फोन आते थे, बट अब तो बटन वाले फोन चले गए मार्केट से, ठीक है। और कौन से फोन आ गए, स्मार्टफोन की दुकानें आ गई, लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी है या जो भी लोग इसका काम करते थे, जो कंपनी इसका प्रोडक्शन करती थी, वो तो अब क्या हो गई, बंद हो गई। जैसे नोकिया, नोकिया क्या हो गया, बंद हो गया। नोकिया में बहुत सारे लोग काम किया करते थे, बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड थे, रोजगार पाते थे, अब ये बंद हो गई जिसकी वजह से, और वो क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में नए गुड्स एंटर कर दिए, ठीक है। तो स्मार्टफोन जो है वो आ गए और पुराने फोन रिप्लेस हो गए और ये सारे लोगों को निकाल दिया गया। देखो क्लोज्ड, बंद हो गया पूरा का पूरा बिजनेस, आउट ऑफ वर्क निकाल दिया गया। तो इस वजह से इनको अपने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में गिनते हैं। पता है आपको, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्योंकि जब तक वो कंपनी या लोग सीख नहीं लेते नई चीज बनाना या नए नए काम में इन्वॉल्व नहीं हो जाते, तब तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जांपल वही है, स्मार्टफोन रिप्लेस हो गए ओल्ड मोबाइल फोन से, जिसकी वजह से जो लेबर्स प्रोडक्शन सेल्स सर्विस करते थे पुराने मोबाइल फोन्स की, वो अंडर अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। और इसी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को अपने क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 42, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडिया, एक्सप्लेन। अब देखो बात यह है, लेबर इंटेंसिव मतलब क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब कि जब मैं प्रोडक्शन करता हूं लेबर्स का यूज करके, लेबर्स मतलब कि जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, उनका यूज करके मैं जब प्रोडक्शन कर रहा हूं तो उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसका मतलब होता है मैं मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या देखे रखा है, इंडिया के अंदर ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो अपने पास लेबर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेबर्स की अवेलेबिलिटी काफी है और ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि लेबर्स ज्यादा है और ये टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे तो सबको काम मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। पर हो क्या रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है ना वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज कर रही है, मशीन्स का यूज कर रही है, पर उससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो जो मशीन का यूज है वो कम होना चाहिए और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का ज्यादा यूज होना चाहिए, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो सकती है, आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो इंडिया के लिए ज्यादा अच्छी है और इंडिया के लिए ब्लेसिंग्स भी मानी जाती है। वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया के लिए ब्लेसिंग मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। क्लियर।
नेक्स्ट आगे बात करें तो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पे हमको इंडस्ट्रीज बतानी है। तो दो तरह की इंडस्ट्री है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और दूसरी है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहला है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, मतलब कोई भी ऐसा गुड्स जो हमारी रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे ना, उसको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं। और जो इंडस्ट्री इसको प्रोड्यूस करती है इस तरह की कॉमोडिटी को, इसको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि घी हो गया, ऑयल हो गया, सोप, शैम्पू, पाउडर मेकिंग इंडस्ट्री, या कोई भी मैगी ले लो, कोई भी ले लो, सारी क्या है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, जिसको हम सीधा कंज्यूम करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। क्लियर। दूसरा बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री होती है, मतलब कोई भी ऐसा गुड्स जो अभी तक फिनिश नहीं है, वो सेमी फिनिश्ड है, उसका प्रोडक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह के गुड्स को हम लोग सेमी फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, या तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनका जो नेचर होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपको अभी एक और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये फिनिश माने जाएंगे। सो ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे गुड्स बनाती हो उसको इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं तो यार्न हो गया, स्टील की शीट हो गई, मशीन्स हो गए, ये सारे बेस्ट एग्जांपल है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री के। ठीक है, जैसे मैं अगर मान लो स्टील की शीट खरीदता हूं, तो स्टील की शीट तो कोई काम नहीं आएगी, हाँ मैं उसके अंदर से शेड बना सकता हूं, या मान लो उसके बेसिस पे मैं कोई चीज बना सकता हूं। ठीक है, मशीन्स हो गए, मशीन्स का यूज क्या है, मशीन का यूज प्रोडक्शन करने के लिए होता है, या यार्न जो होता है उसका यूज कपड़े बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री के। बोलो क्लियर हो गया। देन आगे बात करें 44, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉजेस फॉर माइग्रेशन। तो देखो पॉलिटिकल कॉजेस ना दो है, एक है वॉर और अनरेस्ट और दूसरा है अवॉइड फ्रिक्शंस। ठीक है, अब वॉर और अनरेस्ट मतलब क्या है, अगर मान लो कि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे हर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, जंग चल रही है, कभी भी बॉम्ब गिर रहा है आपके घर पे, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कहीं रह रहे हो, कोई वादियों के अंदर, ठीक है, वैली के अंदर, तो ऐसी सब सिचुएशन में ना बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो जब लोग ऐसी जगह जहां पे वॉर हो सकता है या बार बार जंग हो रही है, तो लोग वो जगह को छोड़ के चले जाते हैं। वो लोग प्रिफर करते हैं कि वो ऐसी जगह पे माइग्रेट करे जहां पे पीस हो, शांति हो। ठीक है, और उनको कोई भी तरह की इनसिक्योरिटी और फियर ना रहे, मतलब ऑलरेडी जहां रहते थे वहां डर है कि वो कभी भी मर सकते हैं, गोलीबारी होती रहती है। ठीक है, तो वो लोग वहां से हटके ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पीसफुल और सिक्योर्ड लाइफ हो। तो इसी तरह के माइग्रेशन को अपने वॉर और अनरेस्ट और पॉलिटिकल कॉज में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आप फोटो में भी देख सकते हो कि यहाँ जंग वगैरह चल रही है, तो लोग माइग्रेट करके कहाँ चले गए, जहां पे शांति हो, ठीक है, पीस हो, फ्रॉम डिस्टर्ब प्लेस टू पीसफुल प्लेस, मतलब जहां शांति हो, डिस्टर्ब प्लेस थी ये वाली, और अब ये लोग पीसफुल प्लेस में आ चुके हैं। और दूसरा है अवॉइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि बार बार दंगे फसाद हो रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी लोग छोड़ के एक शांति वाली जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, दंगे, रियोट, फ्रिक्शन, इससे क्या होता है कि लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करते और उनको माइग्रेट होना पड़ता है परमानेंट बेसिस पे दूसरी जगह पे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि अपने एग्जाम्पल ले तो कश्मीरी पंडित जो है, जो कश्मीर में रहा करते थे, वो लोग माइग्रेट हो गए बिकॉज उनकी जान को खतरा था। ठीक है, तो डिस्टर्ब प्लेस हो गई थी, जिसकी वजह से उनको पूरे देश में अलग अलग जगह पे शिफ्ट होना पड़ा परमानेंट बेसिस पे। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 45 है स्टेट द यूजेस ऑफ दशपर्णी अर्क। तो दशपर्णी अर्क होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं और उसके यूज क्या है। ठीक है, बेसिकली दशपर्णी अर्क एक तरह से हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कह सकते हैं, जिसको प्लांट्स पे छिड़का जाता है। ठीक है, और इसको बनाते कैसे है, तो 6 से 8 लीटर दशपर्णी अर्क लेना है। कितने लीटर, 6 से 8 लीटर दशपर्णी अर्क लेना है और 200 लीटर पानी में उसको मिक्स करना है। और ये जो 200 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद जो भी सॉल्यूशन रेडी होगा दशपर्णी अर्क का, वो 1 एकड़ के अंदर यूज किया जा सकता है। और हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसको मिलाना है आपको हर बार जब भी यूज करो उससे पहले, और उसको एक क्लॉथ से फिल्टर कर लेना है। ठीक है, उसमें जो भी बोलते हैं ना, एक कपड़ा रख के इस तरह से आप देख सकते हो, फिल्टर कर लेना है। और उसके बाद आपको इसका यूज किया जाता है कैटरपिलर्स को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को, थ्रिप्स को, फंगी को, ये सबको मारने के लिए यूज किया जाता है, जिससे जो पौधा है ना वो सुरक्षित रहे। और जब भी हम लोग ये दशपर्णी अर्क बनाते हैं तो इसको हम लोग 6 महीने तक यूज कर सकते हैं, 6 मंथ्स तक इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और प्लांट्स पे ना इस तरह से छिड़का जाता है। आज के डेट में जो फार्मर्स है वो इस तरह का स्प्रिंकल पंप
फॉर्म्स यूज करते हैं इस तरह के पेस्टिसाइड्स को, मतलब हम पेस्टिसाइड ही करेंगे पर ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, इससे प्लांट्स को नुकसान नहीं होगा, हम खाएंगे तो हमको नुकसान नहीं होगा, ये बहुत अच्छा माना जाता है। डन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 46, हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चिलीज आर प्लांटेड इन द एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल। ये आपका चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है जो इस बार नया ऐड हुआ है और इसमें आपको बस 2 ही पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से एग्रो फॉरेस्ट मॉडल होता है जहां अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं। तो इसमें कितने टाइप्स की चिली यूज होती है, तो टोटल अगर बुक में तो टोटल नहीं दिया था, प्लस मैंने खुद ने किया है, तो 640 चिली के प्लांट्स है, कितने हैं 640 है, जिसमें से 200 कैप्सिकम के हैं, 200 कलर चिली मतलब अलग अलग कलर की पता होगी, ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है, और 240 पीपर है मतलब पाउडर प्लांट्स, पीपर का पाउडर आता है ना। तो इस तरह से टोटल 640 चिली के प्लांट्स जो है वो रेडी होते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो जहां पे हमने सेक्शन सी देखा गाला पेपर 5 का, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और हमको आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस रेगुलर वॉच कीजिए और हमारे इस चैनल को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो, और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।